आतिश फिशां बुक 2 पार्ट 20 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। दारा बुरी तरह भड़का हुआ है। रंगोली ने दोपहर को बताया था कि ये खबर मिलते ही दारा भड़क उठा था और उसने कसम खाई है कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे ज्यादा तफसील तो नहीं मालूम, लेकिन रंगोली सिलसिले में बहुत काम कर रही है। मेरी बात कराओ रंगोली से। वो इस वक्त घर पे नहीं है, 1 बजे के लगभग आएगी तो बात करा दूंगी। थाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने थाई की इस बात पर हल्का सा कहकहा लगाया। मुझे यहाँ आए हुए दूसरा ही दिन था और वो उदास हो गई थी। वैसे ये हकीकत थी कि मैं भी बड़ी शिद्दत से उसकी कमी महसूस कर रहा था। जब से हम मिले थे, गालिबन ये पहला मौका था कि हम एक दूसरे से इस तरह जुदा हुए थे। जानकी ने भी प्रसाद और थाई से बात की और फोन बंद कर दिया। मैं फोन उठाकर अपने कमरे में ले गया और उसका प्लग उस कमरे की सॉकेट में लगा दिया। गुज़िश्ता रात की तरह आज भी मैं काउच पर लेट गया और बेड जानकी के लिए छोड़ दिया। काउच इतना कुशादा था कि उस पर 2 आदमी भी आराम से सो सकते थे। जानकी जब कमरे में दाखिल हुई तो उसके हाथ में क्रीम की बोतल थी। लाओ, तुम्हारे कंधे पर एक बार और मालिश कर दो। इस क्रीम से तुम्हें बहुत फायदा हुआ है। फायदा तो हुआ है, मैंने ये कहते हुए शर्ट उतार दी। जानकी मेरे कंधे पर क्रीम की मालिश करने लगी। उसके हाथ के लम्स में अजीब सा गुदास था। मुझ पर एक बार फिर वही मशहूर कुंसी कैफियत तारी होने लगी, लेकिन उस वक्त मैं फौरन ही संभल गया। जानकी कंधे के बजाय मेरे बाजू के मसल को सहला रही थी। मैंने उसका हाथ हटा दिया और शर्ट पहन ली। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मेरा ख्याल है तुम्हें नींद आ रही है, जाओ जाकर सो जाओ। वो कुछ कहे बगैर उठकर बाथरूम में घुस गई और हाथ धोकर वापस आ गई। बेड पर लेटने के बजाय वो मेरे करीब काउच पर ही बैठ गई। जानकी तवील अरसे से हमारे साथ थी। मैंने आज तक उसमें कोई ऐसी बात नहीं देखी थी कि उसके किरदार पर उंगली उठाई जा सके, लेकिन ना जाने क्या बात थी कि वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी और मैं हर मौके पर उससे बचने की कोशिश करता रहा था। मुझे रंगोली की कॉल का इंतजार था। जानकी को भी नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी जिंदगी के कुछ पुराने वाकयात सुनाती रही। थाई ने कहा था कि रंगोली 1:30 बजे के लगभग घर वापस आएगी। मैंने 2 बजे तक इंतजार करके खुद कॉल कर ली। रंगोली उस वक्त तक घर नहीं पहुंची थी। शायद किसी क्लब में उसका प्रोग्राम हो और वो अभी तक घर न पहुंची हो। जानकी काउच पर आड़ी तिरछी लेटकर ऊँघने लगी थी। मैं आराम से उठकर बेड पर लेट गया और कुछ ही देर बाद मेरी आंख लग गई। मेरी आंख फोन की घंटी की आवाज से खुली। मैंने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। शायद मैं गफलत की नींद सो गया था। हो सकता है इस दौरान में रंगोली का फोन आया हो और मेरी आंख न खुली हो। घंटी की आवाज सुनकर जानकी भी जाग गई थी। मैंने रिसीवर उठाया। मेरी समाज से टकराने वाली आवाज थाई की थी। रंगोली अभी तक घर वापस नहीं आई वजदान। मेरी पूरी रात जागते हुए परेशानी में गुजरी है। इस सूरत हाल पर मैं भी चौंक गया, लेकिन थाई को तसल्ली देते हुए बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? हो सकता है क्लब में डांस के बाद कोई और प्रोग्राम बन गया हो। पर ऐसी सूरत में वो फोन पर इत्तला तो दे सकती थी ना। लेकिन हो सकता है उसे कॉल करने का मौका ना मिला हो। तुम जानती हो हमारा वास्ता दारा जैसे खतरनाक लोगों से है। हो सकता है मालूमात हासिल करने के लिए वो रात दारा के पास रह गई हो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ जाएगी। मैंने थाई को तसल्ली देकर फोन बंद कर दिया। रंगोली के लिए मैं खुद भी परेशान हो गया था। हो सकता है कि दारा पर उसका राज खुल गया हो और दारा ने उससे हमारे बारे में पूछने की कोशिश में उसे मौत के घाट उतार दिया हो। या मुमकिन है वो रात को वाकई दारा के साथ हो और उसे थाई वगैरह को फोन करने का मौका नहीं मिल सका हो। और भी कई बातें हो सकती थी। जानकी भी रंगोली के बारे में सुनकर परेशान हो गई थी। हम दोनों इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि बाहर का दरवाजा खटखटाया जाने लगा। वो लूमा था। मैंने दरवाजा खोल दिया। तुम तैयार हो जाओ मास्टर, मैं नाश्ता बना देता हूँ। वांगडन तैयार हो रहा है। उसने कहा है कि नाश्ता करते ही निकल जाना है। लूमा ने कहा और किचन की तरफ चला गया। मैंने मुड़कर देखा तो जानकी भी मेरे करीब ही खड़ी थी। मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ, वो फैसलाकुन अंदाज में बोली और मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर तेज तेज कदम उठाती हुई कमरे में घुस गई। उस वक्त 7 बज रहे थे। जानकी आधे घंटे बाद तैयार होकर बाहर आई थी। उसने उस वक्त भी जीन्स और टी-शर्ट पहन रखी थी। पैरों में जॉगर्स थे। उसी वक्त वांगडन भी बरामदे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और बड़ी गहरी नजरों से जानकी की तरफ देखने लगा। मैं उन्हें छोड़कर कमरे में घुस गया। हम 8:30 बजे घर से निकले थे। वांगडन ने जानकी की मौजूदगी पर कोई एतराज नहीं किया था। मैंने अपना पिस्तौल जानकी को दे दिया, जिसे उसने कमर पर पतलून की बेल्ट में अड़स लिया। मेरे पास अपना खंजर मौजूद था जो चर्मी फीते से पिंडली से बंधा हुआ था। वांगडन ने चीनी साख्ता ऑटोमेटिक राइफल भी जीप में रख ली थी और फांग फन का वो रिवॉल्वर भी रख लिया था जो गुज़िश्ता रात हमने उस कॉटेज से उठा लिया था। शुमाल की तरफ जाने वाली मेन रोड पर तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद वांगडन ने जीप सड़क से उतारकर एक चट्टान के पीछे दरख्तों के नीचे रोककर इंजन बंद कर दिया और हम नीचे उतर आए।
यही सड़क आगे सीधी गोल्डन ट्रायंगल की तरफ चली गई थी। बदनामे जमाना सुनहरी तिकोन देखने के लिए गैर मुल्की सयाहों की गाड़ियां भी उस सड़क पर सफर करते हुए बात देखी जा सकती थी। वांग डन ने राइफल कंधे पर लटका ली और रिवॉल्वर मुझे दे दिया। मैंने भी रिवॉल्वर जानकी की तरह कमर पर पतलून की बेल्ट में अड़स लिया और हम सड़क से उतरकर पहाड़ियों की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलने लगे। तंग सी पगडंडी घनी झाड़ियों से घिरी हुई थी। कद्दे आदम पौधों में रास्ता बनाना दुश्वार साबित हो रहा था। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, रास्ता मजीद दुश्वार होता जा रहा था। वांग डन ने ठीक ही कहा था, रात की तारीकी में से रास्ते पर सफर करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। जंगल उस तरफ घना और गुंजान था कि सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो रही थीं। ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते हुए जानकी को कई मरतबा ठोकर लगी और अब वो मेरा हाथ पकड़कर संभल कर चल रही थी। वांग डन हमसे आगे था और वो हमें बता रहा था कि इन पहाड़ों में ऐसे ऐसे रास्ते हैं कि सरहद पार गैर कानूनी आमदोरफ्त को रोकना किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। इस कॉटेज तक पहुंचने का एक आसान रास्ता भी है जिस पर कार भी चल सकती है, लेकिन उस तरफ से जाना खतरनाक होता। हम किसी की भी नजरों में आ सकते थे, वांग डन बता रहा था। हम बातें करते हुए चलते रहे। कॉटेज से रवानगी से पहले 8 बजे के करीब मैंने एक बार फिर थाई को कॉल की थी। रंगोली उस वक्त तक भी घर नहीं पहुंची थी और ना ही उसकी तरफ से कोई इत्तला मिली थी। मैंने वांग डन से सरदार थालोब का चियांग राय का फोन नंबर पूछकर थाई को बता दिया था कि वो मेरे हवाले से इससे बात करे। थालोब उनकी हर मुमकिन मदद करेगा। हम तकरीबन 2 घंटों तक उस गुंजान पहाड़ी जंगल में चलते रहे। मैंने कई मरतबा जानकी की तरफ देखा और हर मरतबा वो मुस्कुराकर ये तासुर देती रही कि वो बिल्कुल नहीं थकी, हालांकि उसके चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे। बिलाखिर हम एक ऊंची जगह पर रुक गए। वहां से नशेब में खूबसूरत कॉटेज का एक हिस्सा नजर आ रहा था, जबकि उसका बेशतर हिस्सा घने दरख्तों में छुपा हुआ था। अब हम बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। हम तीनों ने अपना अपना असलहा हाथों में ले लिया था। गुंजान और कद्दे आदम पौधों की वजह से हम कॉटेज में मौजूद किसी शख्स की नजरों में तो नहीं आ सकते थे, लेकिन चलने से पौधों की सरसराहट हमारा राज खोल सकती थी, इसीलिए हम मोहतात होकर चल रहे थे। कॉटेज के तकरीबन 20 गज करीब पहुंचकर हम एक बार फिर रुक गए। मैं मोहतात नजरों से कॉटेज की तरफ देखने लगा। कॉटेज के सामने का रुख हमारी तरफ था। बरामदे में 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। मगर चंद ही मिनट बाद मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। चीफांग एक और आदमी के साथ अंदर से निकलकर बरामदे में आ गया था। वो आदमी गालिबन इस कॉटेज का निगरान था। चीफांग के इशारे पर उसने दोनों कुर्सियां उठाकर खुली जगह घास पर रख दी और दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। चीफांग ने दूसरे आदमी की किसी बात पर जोरदार कहकहा लगाया था। वांग डन ने मेरी तरफ देखकर इशारा किया। हम दोनों चंद कदम बहुत मोहतात अंदाज में चलते रहे, फिर पौधों से निकलकर दौड़ते हुए उनके सरों पर पहुंच गए। चीफांग मुझे देखकर उछल पड़ा, लेकिन मैंने उसे अपनी जगह से हरकत करने का मौका नहीं दिया। वो दोनों अब हमारे असलहे की जद पर थे। अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है चीफांग, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मेरे हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का रुख उसके सीने की तरफ था। मैंने कहा था ना कि दुनिया के आखिरी सिरे तक तुम्हारा पीछा करूंगा। आज तुम काबू आ ही गए, लेकिन मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। तुमसे तो बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब करना है। मैं तुम्हें सिसका सिसका कर मारूंगा। तुम्हारे बात के मोरदारा की बारी आएगी। अपने हथियार फेंक दो वजदान। ये गूंजती हुई आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। दारा की आवाज को मैं किस तरह भूल सकता था। मैं तेजी से आवाज की सिमत घूम गया। दारा ने जानकी को बालों से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में पकड़े पिस्तौल की नाल जानकी की कनपट्टी से लगी हुई थी। जानकी के चेहरे पर कर्ब और अज़ियत के आसार थे। हम जानकी को पौधों में छोड़कर आए थे ताकि वो किसी इमरजेंसी में हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके, लेकिन वो खुद ही शिकार बन गई थी। यहाँ दारा की मौजूदगी भी मेरे लिए शदीद हैरत का बायस बनी थी। रिवॉल्वर फेंक दो और अपने उस आदमी से भी कहो कि रिवॉल्वर फेंक दे। अगर एक लम्हे की भी ताखिर की ना तो इसलिए डॉक्टर का भेजा उड़ा दूंगा। तुम दोनों भी चारों तरफ से गोलियों से भून दिए जाओगे। यकीन नहीं आता तो अपने अतराफ में देख लो। और फिर मैंने जो कुछ भी देखा वो नाकाबिले यकीन था। एक तरफ किम था जो ऊंचे पौधों की आड़ से निकलकर सामने आ गया था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। दूसरी तरफ से एक और आदमी सामने आ गया। वो मेरे लिए अजनबी था। उसके हाथ में पिस्टल था और जो हस्ती कॉटेज के अंदर से निकलकर बरामदे में आई उसे देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। वो रंगोली थी। उसके होंठों पर मक्काराना मुस्कुराहट थी और हाथों में ऑटोमेटिक राइफल, जिसका रुख मेरी तरफ था। मैंने वांग डन को इशारा किया। उसने राइफल नीचे फेंक दी। मैंने भी रिवॉल्वर नीचे फेंक दिया और ठीक उसी वक्त चीफांग ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर मेरी कनपट्टी पर घूंसा रसीद कर दिया। जरब इस कदर शदीद थी कि मेरा दिमाग झंझना उठा और आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां से रक्स करने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को गिरने से बचा सका था, लेकिन अब हम मुकम्मल तौर पर उस दुश्मन के रहमो करम पर थे जो मेरे खून का प्यासा था और उससे रहम की तवक्को बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। मौत।
भयानक मौत मुझे अपने चारों तरफ नाचती हुई नजर आ रही थी। वो मौत के हरका रही थे जो हमें असलहे की जद में लिए हुए थे। उनकी उंगलियों की मामूली सी हरकत हमारी जिंदगियों का खात्मा कर सकती थी। मैंने जानकी की तरफ देखा। उसके बाल अब भी दारा की मुट्ठी में जकड़े हुए थे और पिस्तौल की नाल उसकी कनपट्टी से लगी हुई थी। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार कुछ और नुमाया हो गए थे। वांग डन मेरी तरफ ही देख रहा था। उसके चेहरे पर खौफ बिल्कुल नहीं था। उसके बरक्स आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। वो गालिबन कुछ कर गुजरने का इरादा रखता था, लेकिन हम ऐसी पोजीशन में नहीं थे। हमारी कोई मामूली सी हरकत हमारे जिस्मों को छलनी कर सकती थी। मेरे और दारा के बीच चूहे बिल्ली का एक खेल काफी अरसे से जारी था। कभी वो जाल में फंसता था और कभी मैं। और अजीब बात यह थी कि हम दोनों में से कोई भी अभी तक मुकम्मल तौर पर अपने हरीफ की गिरफ्त में नहीं आया था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हम मुकम्मल तौर पर उनके नरगे में थे और फरार या बचाव का बज़ाहिर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पर उसके बावजूद मैं मायूस नहीं था। मुझे सबसे ज्यादा धचका रंगोली ने पहुंचाया था। उसे राइफल ताने देखकर मेरे दिमाग में आंधियां सी चलने लगी थी। उस पर भरोसा करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। किस महारत और चालाकी से उसने मेरी हमदर्दियां हासिल की। हम में से किसी को जरा सा भी शुबा नहीं हुआ कि वो हमारे साथ कोई लंबा खेल खेल रही है। वो पेशावर रक्कासा थी, तवाइफ थी। शोहरत और दौलत उसकी जिंदगी का अव्वलीन मकसद था। उसने टाइगर के साथ रहकर पुरतायुश जिंदगी गुजारी थी। फिर टाइगर से उसकी अनबन हो गई और वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। टाइगर की मौत के बाद उसने पेड्रो को शीशे में उतारने की कोशिश की, मगर पेड्रो ने भी उसे धुतकार दिया था और वो दरबदर होती हुई चियांग राय पहुंच गई, जहां उसे क्लबों में काम मिल गया। और इसी दौरान में उसकी मुलाकात थालोब से हो गई। थालोब एक शरीफ आदमी था। रंगोली उसे सीढ़ी बनाकर ऊपर जाना चाहती थी, लेकिन उसके जरिए मकसद हासिल करने के लिए एक अरसा दरकार था। थालोब उसे अपनी सिफारिश से बड़े नाइट क्लबों में काम दिलवा सकता था, लेकिन जो ऐश उसने टाइगर के साथ रहकर किए थे या पेड्रो के साथ रहकर हो सकते थे, वो थालोब के साथ नहीं हो सकते थे। और फिर इस दौरान वो हमसे टकरा गई। रंगोली अच्छी तरह जानती थी कि मैं पेड्रो और दारा वगैरह के लिए सबसे ज्यादा मतलूब हूँ। वो एक बार फिर पेड्रो के गैंग में आना चाहती थी ताकि पहले की तरह ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सके। ये उसके लिए बेहतरीन मौका था। मुझे पेड्रो या दारा के हवाले करके वो उनका एतमाद हासिल कर सकती थी और उसके सारे पिछले गुनाह माफ हो सकते थे। उसने बड़ी खूबसूरती और महारत से हमारा एतमाद हासिल किया। दूसरी तरफ उसने दारा से मुलाकात करके हमारे बारे में बता दिया और हमें फंसाने के लिए जाल तैयार किया जाने लगा। मैं वाकई बेवकूफ बन गया था और बड़ी आसानी से उनके बिछाए हुए इस जाल में फंस गया था। गुज़िश्ता रात मैंने बार बार टेलीफोन पर चियांग राय में थाई वगैरह से राब्ता किया था। आखिरी मर्तबा हमारी बात सुबह 8 बजे के करीब हुई थी और उस वक्त भी यही पता चला था कि रंगोली रात भर घर नहीं आई थी। और अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। फांग फन के मेरे हाथों मारे जाने की इत्तला कल चियांग राय भी पहुंच गई थी। दारा को चीफ फांग की फिक्र हुई होगी और वो रातों रात यहाँ पहुंच गया था। रंगोली भी उसके साथ थी, जो पूरी तरह मेरे खिलाफ साजिश में शरीक थी। अब मुझे थाई और प्रसाद की भी फिक्र हो रही थी। वो दोनों चियांग राय में थे और हो सकता था कि अब तक उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो चुकी हो। मैं ये सब कुछ सोच रहा था कि जानकी की चीख सुनकर मैं चौंक गया। दारा उसके बालों को झटके देता और धक्के देता हुआ पौधों से निकलकर आगे आ रहा था। करीब पहुंचकर उसने जानकी को जोर का धक्का दिया कि वो लड़खड़ाती हुई मुंह के बल गिरी। ये गनीमत था कि वो घास पर गिरी थी और उसे कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन उसका हाथ घास पे पड़े हुए पत्थर पर पड़ गया। पत्थर ज्यादा बड़ा नहीं था और जानकी उसे उंगलियों की गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो क्या करना चाहती है और मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही थी। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे उसके इरादे से बाज रखने की कोशिश करता, उसने फुर्ती से लोट लगाई और हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर पूरी कुव्वत से दारा की तरफ उछाल दिया। दारा सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे तवक्को भी नहीं थी कि जानकी ऐसी को हरकत कर सकती है। पेपर वेट के बराबर नोकीला पत्थर उसकी पेशानी पर लगा। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और वो अपनी जगह से उछल पड़ा। पेशानी से खून बह निकला था। दारा के मुंह से बदबूदार गटर की तरह गंदी गालियों का तूफान उबल पड़ा। उसने खूंखार नजरों से जानकी की तरफ देखा और फिर अचानक ही पिस्तौल वाला हाथ उठाकर पैर दर पर ट्रिगर दबाता चला गया। मैंने आंखें बंद कर ली। 3 गोलियां चली और उसके साथ ही जानकी की खौफनाक चीखें भी सुनाई थी। दारा की गुर्राहट सुनकर मैंने आंखें खोल दी। मेरा ख्याल था कि जानकी खून में लथपथ घास पर लौट रही होगी, लेकिन वो मंजर मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स था। जानकी दबी इस घास पर पुश्त के बल पड़ी थी और दारा उसके करीब खड़ा था। ये गोलियां तुम्हारे जिस्म में सुराख भी कर सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी सजा नहीं दूंगा कि तुम जाया हो जाओ। तुम्हारा खूबसूरत बदन इसलिए नहीं है कि इसमें गोलियों से सुराख किए जाए। ये तो खेलने के लिए है। पहले मैं इससे खेलूंगा, अपनी प्यास बुझाऊंगा और फिर अपने हाथों से इस खूबसूरत जिस्म के टुकड़े करूंगा, बड़े प्यार से, आहिस्ता आहिस्ता। उसने जानकी की टांग पर ठोकर मारी और बोला, तुम इसे मेरी रहमदिली मत समझना कि मैंने तुम्हें इस वक्त कुछ नहीं कहा।
मेरा इंतकाम लेने का तरीका जरा मुख्तलिफ है। मैंने कंचनपुरी के हट में थाई को रुस्वा करके इसका एक नमूना पेश किया था। उस वक्त मैंने अपने दूसरे आदमियों को मौका दिया था, मगर अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी करना होगा मैं खुद करूंगा, और वो भी तुम्हारे इस हीरो के सामने। मेरे जबड़े भींच गए। मैंने दारा की तरफ बढ़ने के लिए कदम उठाया ही था कि फिजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। कई गोलियां मेरे पैरों के करीब घास में लगी थी। मैंने मुड़कर देखा। ये गोलियां बरामदे में खड़ी हुई रंगोली ने चलाई थी। उसके होठों पर बड़ी तंजिया सी मुस्कुराहट थी। तुम आगे नहीं बढ़ोगे हीरो, कोई हरकत किए बगैर अपनी जगह पर खड़े रहो और जो कुछ भी होता है उसे अपनी आंखों से देखते रहो। रंगोली ने राइफल को हरकत देते हुए कहा। मैं दांत पीस कर रह गया। दारा ने उस आदमी को करीब बुला लिया जो दूसरी तरफ पिस्तौल लिए खड़ा था। वो शख्स हमारे लिए अजनबी था। दारा ने उसे इशारा किया। उस आदमी ने पिस्तौल जेब में रखकर खंजर निकाल लिया और आहिस्ता आहिस्ता जानकी की तरफ बढ़ने लगा। उसे इस अंदाज में आगे बढ़ते देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। ये बात मैंने खासतौर पर नोट की कि इससे पहले जानकी के चेहरे पर तकलीफ और कर्ब के आसार तो नजर आए थे, लेकिन वो खौफजदा बिल्कुल नहीं थी। मगर अब उस खंजर बदस्त आदमी को आगे बढ़ते देखकर उसके चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार होने लगे। वो शख्स उसके सामने रुक गया। उसने खंजर की नोक आहिस्ता आहिस्ता जानकी के सीने की तरफ बढ़ाई। जानकी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन ठीक उसी लम्हे उस शख्स ने खंजर की नोक उसकी वी शेप गले वाली टी शर्ट के गिरबान पर रखकर नीचे की तरफ जोरदार झटका दिया। उसकी टी शर्ट नीचे तक चिरती चली गई और उसके जिस्म के सामने का हिस्सा बरहना हो गया। टी शर्ट ओपन शर्ट की तरह खुल गई। जानकी ने 2 कदम पीछे हटकर दोनों हाथ सीने पर लपेट लिए। शर्मा क्यों रही हो? इनमें को गैर तो नहीं? ये सब तो अपने ही है, इनसे क्या शर्माना? दारा ने ये कहते हुए कहकहा लगाया और फिर पेशानी पर से रिसने वाला खून साफ करने लगा। जख्म ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन कहकहा लगाने से शायद तकलीफ बढ़ गई थी। उसके तासुरात बिगड़ गए। दूसरे ही लम्हे वो जानकी के सामने खड़े आदमी की तरफ देखते हुए धाड़ा। तुम खड़े क्या देख रहे हो? अपना काम जारी रखो। वो शख्स खंजर संभाले एक बार फिर जानकी की तरफ बढ़ा। इस बार उसके खंजर की नोक का रुख जानकी की जींस की तरफ था। मैं कांप उठा। मुझे समझने में देर न लगी कि वो क्या करना चाहता है। दारा, तुम बहुत घटिया और जलील हो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मैं तुम्हारे सामने हूँ। जो कुछ करना है मेरे साथ करो, मुझसे अपना इंतकाम लो। औरतों की इस तरह तौहीन करते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमसे इंतकाम लेने के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हारे जिस्म पर ही छुरियां चली जाएं। तुमसे इंतकाम लेने का एक तरीका यह भी है कि जानकी को बंद करो अपनी बकवास। मैंने चीखते हुए उसकी बात काट दी। ए, तुम क्या देख रहे हो? अपना काम जारी रखो। दारा ने मेरे चीखने की परवाह किए बगैर अपने आदमी को हुक्म दिया। किम और चीफांग उस वक्त कुछ ज्यादा मोहतात हो गए थे। उन्हें शायद ये खतरा पैदा हो गया था कि मैं किसी शदीद रद्दअमल का इजहार करूंगा। उस आदमी ने आगे बढ़कर खंजर की नोक जानकी की पैंट की बेल्ट पर रख दी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने हाथ को हरकत देता, फिजा एक बार फिर फायर की आवाज से गूंज उठी। सभी लोग अपनी अपनी जगह से उछल पड़े। ये फायर भी रंगोली नहीं किया था और गोली उस शख्स के पैरों के करीब जमीन में धंस गई थी जो खंजर से जानकी के पैंट की बेल्ट काटना चाहता था। वो आदमी उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। बस मिस्टर दारा, बहुत हो चुका ये खेल। कोई औरत किसी दूसरी औरत की ऐसी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे भी मैं तुम्हें बहुत ढील दे चुकी हूँ। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका। पिस्तौल फेंक दो और अपने आदमियों से कहो कि हथियार फेंक दें। क्या बकवास कर रही हो रंगोली? ये जहरीला सांप बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आया है, तुम इसे भाग निकलने का मौका दे रही हो। तारा चीखा। सांप जहरीला वो नहीं, तुम हो। जितना जहर तुम में भरा है इतना शायद दुनिया में किसी सांप के अंदर भी ना हो। ये तो उन लोगों की गलती थी कि तुम्हें अब तक जिंदा रखा। तुम्हारे जैसे सांप को तो फौरन सर को चल देना चाहिए। ओह, तो तुम भी? हाँ, मैं चियांग राय में तुमसे मिली थी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे तुम पसंद आ गए थे। तुम ही वो शख्स हो जिसकी वजह से टाइगर ने मेरा जीना हराम कर दिया था। तुम्हारी वजह से मुझे तो जिल्लत और रुसवाई उठाना पड़ी। जिस तरह से सक कर जिंदगी के दिन वो मैंने गुजारे थे, मैं उन्हें कैसे भुला सकती हूँ। मैंने तो तुम लोगों से इंतकाम लेने के लिए मौका तलाश कर रही थी, और फिर ये मेरी खुशकिस्मती थी कि चंद रोज पहले मेरी मुलाकात वजदान से हो गई। उस रोज तुम्हारा ये गुर्गा नोबिता को कत्ल कर चुका था। उसने चीफांग की तरफ इशारा करते हुए कहा। नोबिता बेगुनाह थी। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो सच्चाई के रास्ते पर वजदान का साथ देती रही थी। लेकिन तुम जैसे लोग तो ना जाने कितने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार चुके हो। गुज़िश्ता रोज फांगफन की मौत की खबर सुनकर अगर तुम यहाँ आने का प्रोग्राम ना भी बनाते तो मैं तुम लोगों को यहाँ ले आती, क्योंकि तुम लोगों की मौत के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती थी। यहाँ से कुछ ही फासले पर मैकांग बहता है। तुम्हारी लाशें मैकांग की पुरशोर लहरों में फेंक दी जाएंगी। उस दरिया की मछलियों को कभी कभार ऐसी खुराक मिलती है।
میں حیرت سے رنگولی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے چند منٹ پہلے اس کے بارے میں جو کچھ سوچا تھا مجھے اس پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ شروع سے ہماری طرف تھی اور چیانگ رائے سے ان کے ساتھ آئی تھی، اس لیے کہ کسی آڑے وقت میں ہماری مدد کر سکے۔ گزشتہ رات اس نے تھائی کو فون بھی اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان لوگوں کو شبہ نہ ہو سکے۔ اس نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا کہ ان کی طرفداری کرتے ہوئے ہم پر رائفل تان لی تھی۔ ہو سکتا اس کا ڈرامہ کچھ دیر مزید چلتا، لیکن جانکی کی توہین وہ برداشت نہیں کر سکی اور کھل کر سامنے آ گئی۔ جانکی کے سامنے کھڑے ہوئے آدمی نے خنجر پھینک دیا اور وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کا سیدھا ہاتھ غیر محسوس انداز میں پستول کی جیب کی طرف رینگ رہا تھا، جس سے پستول کا دستہ جھانک رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پستول نکال سکتا اور ہم پر فائر کرتا، رنگولی کی رائفل سے نکلی گولی نے اس کی کھوپڑی اڑا دی۔ وہ منہ سے آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گیا۔ کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے اور خون کے چھینٹے اور بھیجا دور تک پھیل گیا۔ کسی اور نے بہادری دکھانے کی کوشش کی تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ ہتھیار پھینک دو، چلو جلدی کرو سب لوگ، رنگولی نے کہا۔ دارا چیخا، تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو، تمہارے ساتھ زیادتی ٹائیگر نے کی تھی اور میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب بھی وقت ہے، ہمارا ساتھ دو۔ بکواس بند کرو اپنی، اور تم لوگ بھی اپنے سب ہتھیار پھینک دو۔ اس نے چیفانگ وغیرہ کی طرف اشارہ کیا۔ وانگ ڈن تو پہلے ہی کسی ایکشن کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے قریب کھڑے ہوئے کم پر چھلانگ لگا دی اور ایک ہی جھپیٹے میں نہ صرف اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا بلکہ اس کے جبڑے پر ایک گھونسا بھی رسید کر دیا تھا۔ اور میرا خیال ہے یہ وانگ ڈن کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اسے کم از کم ان لوگوں کے ہتھیار پھینکنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جلد بازی میں غلطی کر بیٹھا اور اس غلطی کا فائدہ ان لوگوں نے اٹھا لیا۔ دارا اور چیفانگ نے اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے مختلف اطراف میں چھلانگیں لگا دی۔ چیفانگ کی چلائی ہوئی ایک گولی تو میرے سر سے صرف چند انچ کے فاصلے سے گزری تھی۔ چیفانگ کے پیچھے ہی اس شخص نے بھی چھلانگ لگائی تھی جسے سب سے پہلے چیفانگ کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ وہ بھی پودوں کے قریب ہی پہنچے تھے کہ رنگولی نے فائر کھول دیا۔ چیفانگ تو قد آدم گنجان پودوں میں غائب ہو گیا، مگر اس کے پیچھے چھلانگ لگانے والا دوسرا آدمی رنگولی کی رائفل سے نکلی ہوئی گولیوں سے چھلنی ہو گیا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا ڈھلان پر لڑک کر پودوں میں اٹک گیا۔ اس کے جسم سے خون کی کئی دھاریں بہہ نکلی تھی۔ رنگولی برآمدے سے نکل کر دوڑتی ہوئی اس جگہ پر پہنچ گئی اور ایک پتھر پر کھڑی ہو کر ڈھلان پہ دیکھنے لگی۔ اسی وقت میں بھی اس کے قریب آن پہنچا۔ ڈھلان پر تقریباً 200 گز نیچے چیفانگ کی ایک جھلک نظر آئی۔ رنگولی نے فائر کھول دیا، لیکن اسی لمحے چیفانگ پودوں میں غائب ہو چکا تھا۔ میں مڑ کر تیزی سے لان کے دوسرے کنارے کی طرف لپکا جہاں وانگ ڈن اور کم ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ کم چینی نژاد تھا اور بہترین مارشل آرٹسٹ تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ وانگ ڈن کے قابو میں نہیں آ سکے گا، لیکن وانگ ڈن اسے بری طرح رگیت رہا تھا۔ میں 2 قدم دور ہی رک گیا۔ ایک مرتبہ کم کو پھر موقع مل گیا۔ اس نے وانگ ڈن کو پیروں پر اٹھا کر دور اچھال دیا۔ وانگ ڈن اس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا پشت کے بل پیچھے کی طرف گرا۔ کم بڑی پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ وانگ ڈن پر حملہ کرے گا، لیکن اس نے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ کم کو راہ فرار اختیار کرتے دیکھ کر میں کسی طاقتور اسپرنگ کی طرف اپنی جگہ سے اچھلا۔ کم نے مجھے دیکھ لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا یا میری زد سے نکل پاتا، میں نے دونوں ٹانگیں قینچی کی طرح اس کی گردن پر لپیٹ دی اور اسے اپنے ساتھ لیتے ہوئے زمین پہ گرا۔ میں تو زمین پر گرتے ہی سنبھل گیا، پر کم کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ میں نے اٹھتے ہی کم پر ٹھوکروں کی بارش کر دی، لیکن ایک موقع پر کم نے میرا پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ میں اچھل کر پشت کے بل گرا، لیکن کم کو پھر بھی بھاگنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس مرتبہ وانگ ڈن نے اسے چھاپ لیا تھا۔ میں بھی اٹھ کر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ کم کبھی کبھار ہیروئن استعمال کرنے کا عادی تھا۔ زہر تو زہر ہی ہوتا ہے، خواہ تھوڑا مقدار میں استعمال کیا جائے یا زیادہ مقدار میں، وہ اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ ہیروئن کے کبھی کبھار کے استعمال نے کم کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک تاب نہ لا سکا اور ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ وانگ ڈن نے اسے جیکٹ سے پکڑ کر اٹھایا اور دھکے دیتا ہوا برآمدے کی طرف لے جانے لگا۔ میں نے مڑ کر رنگولی اور جانکی کی طرف دیکھا۔ رنگولی نے رائفل کندھے پر لٹکا لی تھی اور جانکی کی پھٹی ہوئی شرٹ کے دونوں کنارے پکڑ کر ان میں بکل لگا دی تھی۔ یہ بکل اس کے اپنے لباس میں ہی کہیں لگی ہوئی تھی جسے وہ اس وقت کام میں لا رہی تھی۔ ہم لوگ برآمدے کے سامنے پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف بڑھ گئے۔ وانگ ڈن نے کم کو دھکا دے کر ایک کرسی پر بٹھایا اور کاٹیج کے اندر چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ ایک رسی تلاش کر کے لایا۔ اس نے کم کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ میں ان سب کو وہیں چھوڑ کر رنگولی کے ساتھ کاٹیج کے اندر آ گیا۔ 4 کمرے تھے، ایک نشستگاہ کے طور پر آراستہ تھا اور باقی بیڈ رومز تھے۔ وانگ ڈن مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ یہ کاٹیج عام طور پر خالی ہی رہتا ہے، البتہ کبھی کبھار گولڈن ٹرائنگل سے آنے والے ایجنٹ یہاں 2-4 روز کے لیے رہائش اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ٹیلی فون بھی تھا اور ایک کمرے میں موٹر بیٹری سائز کا باکس دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس پر 2-3 ڈائل لگے ہوئے تھے اور ریڈیو اینٹینا کی طرح ایک تار بھی تھا۔
ایک ڈائل میں ایک ننھا سا سرخ نقطہ روشن تھا۔ یہ ریڈیو ٹرانسمیٹر تھا۔ مقامی طور پر تو رابطے کے لیے یہ لوگ ٹیلی فون استعمال کرتے تھے، لیکن سرحد پر ٹیلی فون سے رابطہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس مقصد کے لیے یہ ٹرانسمیٹر تھا، اور ظاہر ہے اس سے گولڈن ٹرائنگل ہی رابطہ کیا جاتا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ ٹرانسمیٹر ہمارے لیے بیکار تھا، لیکن رنگولی کی بات سن کر میری آنکھوں میں چمک سے ابھر آئی۔ ویسے تو وہ لوگ بہت چالاک ہیں، لیکن اگر ہم اس ٹرانسمیٹر کو اپنے ساتھ لے جائیں اور اس کاٹیج کو آگ لگا دیں تو وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ ٹرانسمیٹر بھی جل چکا ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں کسی وقت یہ ٹرانسمیٹر ہمارے کام آ جائے۔ رنگولی کی بات معقول تھی۔ اسی وقت وانگ ڈن بھی اندر داخل ہوا۔ اس نے بھی رنگولی کی تائید کی اور پھر اس نے خود ہی آگے بڑھ کر ٹرانسمیٹر اٹھا لیا۔ میں نے گھوم پھر کر پورے کاٹیج کا جائزہ لیا، لیکن کوئی اور کام کی چیز نظر نہیں آئی۔ میرا خیال اب ہمیں زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ وہ دونوں یہاں سے بھاگ چکے ہیں۔ ان کا فرار ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی فائرنگ کی آوازیں ان پہاڑوں میں دور تک سنی گئی ہوں گی۔ ان لوگوں کے اور بھی خفیہ ٹھکانے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے کوئی ساتھی گھر کی صورتحال معلوم کرنے اس طرف آ نکلے۔ وانگ ڈن نے کہا، تو ٹھیک ہے، اب واقعی ہمیں چلنا چاہیے۔ میں نے کہا۔ ہم کاٹیج سے باہر آ گئے۔ ٹرانسمیٹر کے ساتھ 2 انچ چوڑا ایک بیلٹ بھی لگا ہوا تھا۔ وانگ ڈن نے اس بیلٹ کی مدد سے ٹرانسمیٹر کو کندھے پر لٹکایا اور کم کے پیروں کی رسیاں کھول دی، ہاتھ پشت پر بندھے رہنے دیے۔ جانکی کی حالت کچھ زیادہ ہی ابتر ہو رہی تھی۔ دارا نے اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر خوب جھنجھوڑا تھا۔ اسے خاصی تکلیف ہو رہی تھی اور وہ بار بار سر کو سہلا رہی تھی۔ میں نے پستول جانکی کے ہاتھ میں تھمایا اور کم کی نگرانی اس کے سپرد کر دی۔ اگر راستے میں کسی وقت یہ بھاگنے کی کوشش کرے تو بے درے گولی چلا دینا۔ جانکی کو یہ ہدایت دیتے ہوئے میرے لہجے میں سرد مہری تھی۔ رائفل رنگولی کے پاس تھی۔ وانگ ڈن کے پاس بھی اپنی رائفل تھی۔ اس نے پستول مجھے دے دیا کیونکہ میرا ریوالور چیفانگ لے بھاگا تھا۔ میں اسی طرف بڑھنا چاہتا تھا جس طرف سے ہم لوگ آئے تھے، لیکن وانگ ڈن نے راستہ روک دیا۔ وہ راستہ اختیار کرنا اب خطرناک ہوگا۔ انہیں معلوم ہے کہ اب اسی طرف سے آئے تھے۔ ممکن ہے وہ لوگ راستے میں کہیں گھات لگائے بیٹھے ہوں۔ اور پھر ہم نے راستہ بدل دیا۔ یہ راستہ نہ صرف قدرے طویل بلکہ زیادہ دشوار بھی تھا۔ جانکی بڑی مہارت سے کم کو پستول کی زد پر لیے کسی جانور کی طرح ہنکا رہی تھی۔ وہ ذرا رکتا تو جانکی اس کے کونوں پر لات رسید کر دیتی۔ میں، رنگولی اور وانگ ڈن اپنا اپنا اسلحہ سنبھالے محتاط انداز میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے چل رہے تھے۔ ٹیک کا یہ جنگل بہت گنجان تھا۔ سندل کے درختوں کی بہتات بھی تھی۔ ان درختوں کی وجہ سے فضا میں مہک سی رچی ہوئی تھی۔ مہاتما بدھ کے ماننے والوں میں سندل کو بہت مقدس لکڑی سمجھا جاتا ہے۔ ویسے بھی اس قیمتی لکڑی کی تجارت سے تھائی لینڈ کثیر زر مبادلہ کما رہا تھا۔ ان درختوں کے نیچے دبیز گھاس اور قد آدم جھاڑیاں تھیں جن میں راستہ بنا کر چلنا خاصا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اس بات کا اندیشہ بھی تھا کہ چیفانگ اور دارا وغیرہ کہیں ان گنجان جھاڑیوں میں گھات لگائے نہ بیٹھے ہوں۔ ان کا حملہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لیکن مجھے ان کی طرف سے کسی ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اب تک کے تجربات یہی بتاتے تھے کہ کسی جھڑپ میں شکست کے آثار نظر آتے ہی دارا دم دبا کر بھاگ نکلتا تھا اور اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ کاٹیج سے روانہ ہونے سے پہلے وانگ ڈن نے نشستگاہ والے کمرے کے فرنیچر پر کیروسین آئل چھڑک کر آگ لگا دی تھی، اور میں بار بار مڑ کر یہی دیکھ رہا تھا کہ اب تک آگ جب پھیلی کیوں نہیں۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک ٹھوکریں کھاتے چلتے رہے۔ راستہ خاصا طویل ہو گیا تھا۔ ایک جگہ ہمیں رک جانا پڑا۔ ہمارے سامنے تقریباً 6 فٹ چوڑی پہاڑی ندی تھی جس کے چٹانی کنارے بالکل عمودی تھے۔ ندی بہت گہری تھی اور پانی کی رفتار بھی بہت تیز تھی۔ ہم ندی کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف کسی ایسی جگہ کی تلاش میں چلتے رہے جہاں سے ندی آسانی سے پار کی جا سکے، لیکن ہم جیسے جیسے اوپر چلتے گئے ندی کا پارٹ مزید چوڑا ہوتا گیا۔ ایک جگہ ندی کا پانی کنارے سے تقریباً 1 فٹ نیچے تھا۔ رنگولی اور جانکی بری طرح تھک گئی تھی۔ رنگولی نے اپنی رائفل زمین پر رکھ دی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چلو میں پانی پینے لگی۔ ہم سب کو پیاس لگ رہی تھی۔ ہم نے بھی پانی پیا۔ اور شاید تمہیں بھی پیاس لگ رہی ہے نا؟ رنگولی نے کم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہاتھ کھول دو اس کے، یہ بھی پانی پی لے گا، وانگ ڈن نے کہا۔ رنگولی نے کم کی پشت پر بندھے ہوئے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ اس کی کلائیوں پر رسیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ وہ کچھ دیر تک کھڑا کلائیوں کو سہلاتا رہا، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چلو میں پانی پینے لگا۔ 1-2 گھونٹ پینے کے بعد وہ رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ رنگولی کی رائفل اب بھی زمین پر پڑی تھی۔ رنگولی نے جلدی سے آگے بڑھ کر رائفل اٹھا لی۔ کم کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پھر پانی لینے کے لیے نیچے جھکا، اور پھر وہ کچھ ہو گیا جس کی ہم میں سے کسی کو توقع نہیں تھی۔ کم نیچے جھکتا چلا گیا اور پھر اچانک ہی وہ قلع بازی کھاتا ہوا پانی میں گرا۔ چھپاک کی آواز میرے حواس پر بجلی بن کر گری۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کم کا ندی میں گرنا اتفاق نہیں تھا۔ اس نے جان بوجھ کر چھلانگ لگائی تھی۔
اسے ایک موقع مل گیا تھا اور اس نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ یہاں پر پارٹ 20 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 21 سماعت فرمائیں۔